परस्पर व्यापन है, परस्पर व्यापन है, तो संबंधित मंत्रालय में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, संबंधित मंत्रालय में एक समन्वयक समिति का गठन करना चाहिए, जैसा सेबी और आईआरडीए के मामले पर देखने को मिलता है, सेबी और आईआरडीए के मामले पर देखने को मिलता है। तो हमेशा की तरह एक सवाल और लिख दीजिए, रोज आपको सवाल मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं, बस इस सब पे सीरियस हो जाइए। क्वेश्चन आपको अच्छे खासे लिख लीजिए सवाल। दिख रहा है आपको? वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा 2013 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 2013, वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप, उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने सेबी व इरडा नामक, ने सेबी व इरडा नामक दोनों नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है, विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिए, ठीक है, औचित्य सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये सब चूंकि सिलेबस में हाइलाइटेड रेगुलेटरी अथॉरिटी क्वेश्चन लैंड करता हुआ आपको सीधे सीधे मिलेगा, है ना। इन सब में जितनी मजबूती रखेंगे उतना ही श्योर हो सकते हैं कि क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक है। जियो और एयरटेल जिस दिन ज़्यादा लड़ गए, इनकी हेयरिंग में टकराहट हो गई, तो करंट में मामला चला तो सवाल छपना तय है ना। दूसरी तरह से दूसरे मूड पे सवाल पूछ सकते हैं, लिख लीजिए एक सवाल ये तो आ चुका है। इसी तरह के मामले को अलग हिसाब से पूछा जा सकता है, थोड़ा आपका नजरिया डेवलप होगा, थॉट प्रोसेसिंग होगी, सोचेंगे आप। इसका तो कोई दिक्कत है लिखने में। सबसे पहले देखो इसमें लिखो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है ना, उसके मामले को साफ साफ लिख दो कि क्यों झगड़ा हुआ, हमने जल्दी जल्दी बना लिया है ना। और जहाँ से हमने सीखा वहाँ पैसा नहीं होता है, वहाँ विवाद नहीं होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर करके धीरे धीरे बनाते हैं, है ना। उस समय ये चर्चा में था कि इसका विलय किया जाए, किया नहीं गया, तो मामला 2010 का ही है ना। तो आप ये बोलोगे आज के केस में जब भी आए तो दो तरह के अप्रोच सॉल्यूशन के रूप में हम दे सकते हैं, आधे से अधिक अगर इसमें है ओवरलैपिंग तो मर्ज कर दें, अन्यथा ना करें, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से चलाएं। नहीं, वो तो इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट खरीदे थे उनके हित में ही बात कर रही थी सेबी, और ये गड़बड़ी तो करती है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल टसन है कि हम एनआईए में हैं तो हम सीबीआई में, हम बड़े तो हम बड़े। यहाँ तो इरडा को लगा कि हमारे मामले में ये क्यों आ रहे हैं, ये तो कंपनी हमारी है, ये बिजनेस कैसे करेगी, नहीं करेगी तो हम बताएंगे, आप कौन होते हैं देखने वाले। तो संस्थानों के झगड़े का उदाहरण तो क्या था, ठीक है, उसमें 3-4 करोड़ इधर उधर किया। आप इसको अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएंगे, एनसीएलटी में जाएंगे तो चीजें हो सकती है। तभी ऐसे मामले कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, सामान्य न्यायालय में नहीं जाना चाहिए। यही सब तो पढ़ना है अभी थोड़ी देर में, आज ही ये बात होने वाली है। और न्यायिक संगठन में जाना चाहिए, जैसे रेलवे से झगड़ा हो गया, सामान्य न्यायालय में जाओ तो नहीं होगा ना, देर से न्याय मिलेगा, न्याय हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, उस बीमारी का इलाज जहाँ होगा वहाँ जाना जरूरी नहीं होगा, सामान्य न्यायालय के बस की बात नहीं है, ट्रिब्यूनल में आपको जाना चाहिए समय। दूसरा एक सवाल लिखिए, विनियामकीय प्राधिकरण के अमेरिकी और विनियामकीय प्राधिकरण के अमेरिकी और भारतीय प्रतिमानों, भारतीय प्रतिमानों का तुलनात्मक विश्लेषण करें, तुलनात्मक विश्लेषण करें और यह बताएं कि अमेरिका में परस्पर व्यापन की समस्या, अमेरिका में परस्पर व्यापन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, जबकि भारत में नियामकीय संगठनों के बीच, जबकि भारत में नियामकीय संगठनों के बीच अत्यधिक परस्पर व्यापन दिखाई देता है, अत्यधिक परस्पर व्यापन दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में सुधार के लिए उपाय सुझाएं, सुधार के लिए उपाय सुझाएं, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे ऐसा सॉल्यूशन, तो ऐसे बताना है, आंसर विल रिमेन द सेम, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। पहले बताएंगे कि रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, एक डायग्राम डाल देंगे, नीचे भूमिका एरो एरो निकाल के एक एक पॉइंट, कीमत नियंत्रण है ना, और बाजार को सामाजिक अवसंरचना में निवेश के लिए बाध्य करना, ऐसे ऐसे पॉइंट्स में भूमिका बताएं डायग्राम से, बस उसको लिखेंगे नहीं। और फिर सीधे सीधे आ जाएंगे कि अमेरिका में धीरे धीरे बनाते हैं, बहुत पहले से बना रहे हैं, वो ज्यादा संख्या में बनाए भी नहीं है, तो उनका स्ट्रक्चर है, संरचित है, उनके विवाद नहीं होते। लेकिन हमने नकल करने के चक्कर में 80 के दशक में, खास करके 1988 के बाद बहुत तेजी से, रफ्तार से ढेर सारी अथॉरिटीज हमने बना ली जिसमें आपस में विवाद होते हैं। ये एग्जांपल है, अभी इतना डिटेल से मत बताना, एग्जांपल धीरे धीरे, सेबी, आईआरडीए, ऐसा ऐसा ऐसा, सीसीआई और है ना ट्राई, इनके बीच में ऐसे विवाद है, इसको ठीक करना है। ये दो अप्रोच है, सिंपल बात खत्म। दूसरा जो मामला है ये है ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी की बात कोई बहुत ऐसी बड़ी नहीं है, गंभीर है। मैं बता चुका हूं आपको कि अमेरिका में हेडलेस इंस्टीट्यूशन माना जाता है इसको, है ना, और राष्ट्रपति का कंट्रोल नहीं होता अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल में, कांग्रेस का होता है, सीनेट का होता है, कांग्रेस वहां की विधायिका को कहते हैं, खास करके सीनेट का कंट्रोल होता है। हमारे यहाँ हमने मंत्रालयों से संबंधित रखा है। तो इसमें क्या दिक्कत होगा, अगर आप मंत्रालय से बहुत अटैच रखेंगे तो दैनिक मामलों में मंत्रालय क्या करेगा, हस्तक्षेप करता रहेगा।
और पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई संगठन, आपने ये कोई मंत्रालय है, इससे अटैच कोई बॉडी है, ठीक है, अब इसको काम क्या करना है, बाजार को नियंत्रित करना है। बाजार नियंत्रण मुख्य काम है, ठीक है, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का। लेकिन मान लीजिए कि हम रूलिंग पार्टी हैं और इस कंपनी से हम पैसे लेते हैं, चंदे खूब लिए चुनाव के दिनों में, तो हम थोड़ा हल्का कर देंगे। तभी तो आज आप सुनते रहते हैं कि आज की भी जो पार्टी है वो एक्स जगह पे ऐसा कर रही है, खूब आप सुनते रहते हैं, विपक्ष कहता रहता है, आवाजें उठते रहती हैं, क्योंकि हमने सिस्टम ऐसा नहीं बनाया जो अनबायस्ड हो, जो सब पे कंट्रोल करे, है ना। तो इसको क्या करना है, यहाँ से बाहर निकाल देना है और ऑटोनॉमस बॉडी बनाने की जरूरत है। मंत्रालय का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, खास करके डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट और रिमूवल और इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे 2G स्पेक्ट्रम का मामला हुआ 2008 में, मार्केट प्राइस से सस्ते दर पर, है ना, क्या हुआ कि 9-10 कॉर्पोरेट्स को नेट टेलीफोनी के फ्रीक्वेंसी आवंटित कर दिए गए, ठीक है। मीरा राडिया जी एक थी जिनकी कंपनी हुआ करती थी वेस्टर्न कम्युनिकेशन, जो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट है, उन्होंने ये दिलवाया। जिस दिन ये घोषणा हुई उसी रात में इन्हीं 9 कॉर्पोरेट से बहुत बल्क में पैसे ट्रांसफर किए गए मीरा राडिया की कंपनी को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको नोटिस किया, बाद में जांच शुरू हो गया। ये सारी कंपनियां, जैसे एस्टेल, स्वान टेलीकॉम, छोटे छोटे, जो उस समय मतलब कोई नाम भी नहीं जानता था, बड़े बिग जाइंट इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। अब ये अपने 50%, 50% उस टेलीफोनी फ्रीक्वेंसी के मार्केट में बेचते हैं और रातों रात जाइंट कंपनी, बड़े कंपनी बन जाते हैं। उस समय के सीएजी विनोद राय जी ने ये कंप्लेन किया, ये लिखा अपने रिपोर्ट में कि अगर इन 9 कॉर्पोरेट्स को मार्केट प्राइस से अगर टेलीफोनी फ्रीक्वेंसी आवंटित की जाती तो हमारे राजकोष में 1,76,000 करोड़ रुपए आए होते। तो 1,76,000 करोड़ रुपए घोटाला आप सुने हैं, तो घोटाला नहीं, मतलब गया नहीं है, लेकिन इतना आया होता, इसका पोटेंशियल था और ये नहीं हुआ। क्या उन 9 कॉर्पोरेट्स को सजा हुआ? ये देखने का काम किसका है? ट्राई का, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। लेकिन अगर संचार मंत्रालय ठेकेदारी दे रहा है और संचार मंत्रालय से ही डांटने धमकाने वाली संस्था जुड़ी हुई है, तो कभी कंट्रोल होगा? तो अगर हम चोर को ही सरदार बना दें, मुश्किल है। तो हम लोग हमेशा ऑर्गेनाइजेशन तो हम बनाते हैं, नकल तो हम करते हैं, लेकिन उसको जैसा होना चाहिए वैसा नहीं करते। यूएस में कोई भी मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं, किसी दुनिया में कहीं पे नहीं है। कोई सभ्य देश का नाम लीजिए, विकासशील देश छोड़ दीजिए, उनका कुछ भरोसा नहीं रहता है ना। बाकी किसी सभ्य देश में रेगुलेटरी अथॉरिटी जहाँ पे भी है, सब इंडिपेंडेंट बॉडी। हमारे यहाँ सब कार्यपालिका के पॉकेट। स्वायत्ता का मुद्दा 2-4-5 लाइन लिखना है बस। स्वायत्ता का मुद्दा, है ना। भारत में सहारा इंडिया केस में किसी ने पूछा है, पढ़ाएंगे सहारा इंडिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाएंगे ना, उस दिन आपको डिटेल से सब दिखाएंगे, ठीक है। स्वायत्तता का मुद्दा टेस्ट देकर भारत में नियामकीय प्राधिकरण, नियामकीय प्राधिकरण, स्वायत्त संस्थाएं नहीं, इन्हें मंत्रालय या विभागों से संलग्न संस्था बनाया गया है। संलग्न संस्था बनाया गया है। जबकि अमेरिका में इन्हें स्वायत्तता के द्वीप कहा जाता है, आइलैंड ऑफ ऑटोनॉमी। इन्हें स्वायत्तता के द्वीप कहा जाता है, आइलैंड ऑफ ऑटोनॉमी। तो ऐसा मत समझिए कि एक ऑटोनॉमी नाम का आइलैंड होगा, एकदम भूगोल के नजरिए से नहीं समझ, मतलब गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट माना जाता है। एक तरह का ऑटोनॉमी है, राष्ट्रपति का कंट्रोल नहीं। स्वायत्तता का द्वीप माना जाता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का नियामकीय संगठनों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के ऊपर नियुक्ति एवं पदमुक्ति, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, नियुक्ति एवं पदमुक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। वहां की कांग्रेस अर्थात विधायिका, विशेषकर सीनेट का नियंत्रण देखने को मिलता है। जबकि भारत में मंत्रालय ऑब्लिक मंत्री इसके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते। 2G स्पेक्ट्रम का उदाहरण हमारे सामने है। जब संचार मंत्रालय के द्वारा दिए गए ठेकेदारियों, 2G स्पेक्ट्रम का उदाहरण हमारे सामने है, जब संचार मंत्रालय के द्वारा दिए गए ठेकेदारियों की सीएजी के द्वारा आलोचना होने पर भी, सीएजी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी के द्वारा आलोचना होने पर भी उसी मंत्रालय से संबद्ध ट्राई के द्वारा कोई बड़े दंडात्मक प्रयास नहीं किए गए। सीएजी की आलोचना के उपरांत उसी संचार मंत्रालय से संबद्ध ट्राई के द्वारा कोई बड़े दंडात्मक प्रस्ताव नहीं दिए गए। अतः भारत में ऐसे संगठनों
लगता है भारत में ऐसे संगठनों को स्वायत्तता देने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए जो मामला डिस्कस करेंगे क्वेश्चन छपा रहेगा, है ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 2015 का, है ना। यही सब आता है मुख्य परीक्षा में। ठीक है, इसी तरह के चीजों पे ज्यादा काम करते हैं। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्वेश्चन लिखिए। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विनियामक संस्थाएं स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहें। इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विनियामक संस्थाएं स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहें। इन्वर्टेड कॉमा रख लीजिए। पिछले कुछ समय में हुए अनुभवों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। पिछले कुछ समय में अनुभवों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। ठीक है, ठीक है, सवाल आ चुका है। किसी को कोई कष्ट? कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे ऐसे सवाल आ जाए? हम पहले बताएंगे विनियामकीय प्राधिकरण या नियामकीय संस्थाएं क्या होती हैं, क्या क्यों कैसे पहले बताएंगे। एक डायग्राम बनाएंगे, इसमें ऐसा कुछ गोल करेंगे और एरो निकाल के इनकी भूमिका को बता देंगे संक्षेप में। पूरा कहानी नहीं लिखेंगे कि कीमत नियंत्रण, प्रचार प्रसार, फलाना ढिमकाना, ऐसा करके। ये डायग्राम हो गया। उसके बाद सीधे चले आएंगे अमेरिका और भारत की तुलना में, जहां से इसका संचालन प्रारंभ हुआ। अमेरिका में ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो क्यों कर रही है? वहाँ आइलैंड ऑफ ऑटोनॉमी माना जाता है, राष्ट्रपति का भी नियंत्रण नहीं है, अध्यक्षीय प्रणाली है, यानी कि कोई बात ही नहीं, कितना सोच समझ करके काम किया गया होगा। और सीनेट का कंट्रोल है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा किया गया है, मंत्रालयों से संलग्न इसे बनाया गया है। तो ये संस्थाएं भ्रष्टाचार के साधन नहीं बनेगी, या ईमानदारी से ग्राहकों के हितों में लिए जो उद्देश्य हम लिख रहे हैं, क्या करती है? कल बताया था, सस्ते से सस्ते दर पर नागरिकों को सेवाएं और पैसे, धन का संग्रह एक जगह ना हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? जो रूलिंग पार्टी को पैसा देगा, जो चंदा देगा, उसके पास धन का संग्रह। आप समझदार है ना? तो ये ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, आज भी ये सब मामला लाइव है। दूसरे अंदाज में पूछ सकते हैं, कंटेंट विल रिमेन द सेम। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि, लिख लीजिए ना, लिखिए, सोचने को मिलेगा आपको। एक सवाल लिखिए, सेम कंडीशन का सवाल। क्या आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा लिखिए, या मानते हैं? क्या आप ऐसा मानते हैं कि विनियामकीय संगठन स्वायत्तता के द्वीप की भांति होने चाहिए और उस पर कार्यपालिका का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उस पर कार्यपालिका का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होना चाहिए। किंतु भारतीय परिस्थितियों में इसकी चुनौतियों और उसके पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। चुनौतियों और इसके प्रभाव खराब ही होगा ना, भ्रष्टाचार बढ़ेगा इससे। चुनौतियों और प्रभाव का आकलन करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। आपको आनंद आएगा कि सिर्फ हमारा विचार ही पूछ रहा है ना, क्या क्यों। अब देखो, करंट से कोई मतलब है? हमारे लिए साथी में करंट चल रहा है, पैरेलल। इससे क्वेश्चन टकराया तो आराम से लिख पाओ। करंट नहीं भी पढ़े हो तो भी करंट है। ठीक है, और सिर्फ करंट पढ़े हो तो दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरह से काम कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या चाहता है, अब आप सब सही होगा। अब एक तीसरा मामला था ओवर स्टेटिज्म का। ये भी साधारण सा मामला है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिख लेंगे। मामला ये है कि एक तरफ गवर्नेंस में हम कहते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, सरकार के आकार को छोटा करिए, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाइए। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं कि बाजार को नियंत्रित करने के नाम पर भयंकर तरीके के संस्थान बनाते चले जा रहे हैं, बहुत जल्दी में संस्थान बनाते चले जा रहे हैं। तो फिर लोक क्षेत्र का आकार तो बढ़ाइए ना। तो अमिताभ बच्चन का जो बेल बॉटम था पहले कुछ इतना बड़ा होता था, फिर वो घटता था, और फिर वो क्या है, फैशन के जैसा, जैसे घड़ियां पतली होती हैं, बड़ी होती हैं, फिर पतली होती है, ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो ओवर स्टेटिज्म इससे बढ़ेगा। अभी एविएशन में हमारे पास एक भी कंपनी नहीं है, एयर इंडिया में हमने बेच दिया, टाटा एंड सन्स के यहाँ चले, लेकिन दो रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका हिम्मत है कि जो हम ना चाहें वो कर ले। ठीक है, मतलब सरकार जो चाहिए होगा वही, चाहे निजी संगठन कितना हवाई जहाज चला ले, उड़ा ले, ऑटोनॉमी दिखा ले, गवर्नमेंट का जबरदस्त कंट्रोल है, रेगुलेशन है, तो पॉसिबल तो चल ही रहा है। वही इंस्पेक्टर कोटा, परमिट राज, लाइसेंसिंग फिर से जिंदा हो गया, जो 1950 60 70 का भारत था, फिर वही आ गया। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी में बैठ के हो रहा है बस। यहाँ जी हम हमारा नहीं ऑर्गेनाइजेशन, हमने क्या किया, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। लेकिन फिर कहेंगे पैसा लो, ये गड़बड़ी किया, ये लाइसेंस लेके जाओ हमसे, है ना। फिर भ्रष्टाचार पनपेगा, फिर मोनोपोली डेवलप होगी, कंपटीशन खत्म होगा, तो ये कोई गवर्नेंस है? ये वैसा ही है जैसा हम 1950 60 70 में देखते थे। अगर ऐसे ही हम रेगुलेटरी अथॉरिटी बढ़ाते रहे तो कंपटीशन घट जाएगा, लोक क्षेत्र का आकार बड़ा हो जाएगा, फिर वैसे ही दिन आ जाएंगे जो हम लोक कल्याणकारी राज्य के प्रभाव में कर चुके थे 50 60 70 के दशक। मार्केट फोर्सेस रखने का फायदा, और एक टाइम में बोर होकर मार्केट भाग भी जाएगी आपके यहाँ से, आपके यहाँ के परेशान भी हो जाएंगे कि बहुत रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया है, ये बहुत तंग कर रहा है ना। अभी के बहुत सारे ना बाहर तो लोग प्रमोट करते हैं, हमारे यहाँ आइए। मलेशिया को अगर आप 45 लाख रुपए दे देते हैं तो आपको 18 साल के लिए वो एकदम सब काम, बिजनेस व्यापार जो अपने उनके नागरिक हैं उनके जैसा बिना वीजा के आपको रहने का, सब काम करने का मौका दे देगा। सिर्फ 45 लाख रुपए, जो हमारे यहाँ के छोटे छोटे व्यापारी, पश्चिमी कंधे वाले भारत के, मतलब गुजरात के, राजस्थान के, है ना, पंजाब के, आराम से रहेगा और जबरदस्त बिजनेस कर सकते हैं। आप भी एडवाइस दे दीजिए लोगों को, जब भी कोई घर में हो, कोई करना चाहे, कुछ अपना नया धंधा क्या करें, तो वहाँ पर पाम ऑयल मिलता है, रबर, पाम ऑयल, ये सब खूब है। इंडिया से दूध ले जाइए, वहाँ से पाम ऑयल लीजिए और डॉक्यूमेंट्स पे उतारिए कोलकाता में, बिहार में सस्ते लेबर मिल जाएंगे इधर, और वहाँ पाम ऑयल से ग्रीस निकालिए, ग्रीस बन गया, साबुन बना दीजिए कहीं पे, और उसके बाद जो बचेगा कच्ची घानी का तेल लिख के बेच दीजिए। भारत के लोग उसको सरसों तेल समझ के पी जाए, यही पी रहे, कभी मत खरीदना। अब जाना अगर अपने खाना वाना बनता है या कुछ बनाता है तो देख लेना, लिखा होगा कच्ची घानी का तेल, और खूब पीला होगा, खूब खुशबू आएगी और फट सब अंदर आते। और सभी पश्चिमी भारत की कंपनी, अडानी की कंपनी है, दुनिया भर की सब हम लोग ले रहे, खा रहे हैं। ठीक है, आराम से ये चल रहा है।
और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है सरसों के तेल का, कच्ची घानी का, वो तो मैं हवा खाने, उसका तो कोई जगह ही नहीं। ठीक है, ये तो तभी तो रामदेव जी जैसे लोग कुछ हैं कि फल फूल रहे हैं, वो इसे बता देते हैं लोगों को और कुछ प्रचार हो जाता है उनकी तरफ से, तो लोग नहीं खरीदते हैं, फिर वो समझ जाते हैं। मैं कोई एजेंट किसी का नहीं हूँ, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि आप पढ़ के लीजिए, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है, लेकिन इतना छोटा रहता है और भारत के लोग कोई नहीं पढ़ता कि पाम ऑयल प्रोसेस्ड ये ऑयल है। ठीक है, तो सोचो क्या हाल होगा। ग्रीस का यूज करने वाला, साबुन का यूज, साबुन खाओगे, ग्रीस खाओगे, एक्सट्रैक्ट ही तो है, तो क्या होगा शरीर में? तो आगे टॉक्सिनेटेड नहीं होगा, कैंसर में तब्दील नहीं होगा आगे चल के, तो किस चीज में होगा? ठीक है, तो ये बिजनेस है। अब वो तेजी से रफ्तार से लोग है ना, तो ये तमाम बातें लिख दीजिए। अति राज्यवाद का मुद्दा और डैश देकर कुछ बातें लिखिए। भारत में एक तरफ मैक्सिमम गवर्नेंस, अति राज्यवाद का मुद्दा, इसको लिखिए। भारत में एक तरफ मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की प्रक्रिया पर बल दिया जा रहा है, प्रक्रिया पर बल दिया जा रहा है ना, जिसमें लोक क्षेत्रक से निजी क्षेत्रक, लोक क्षेत्रक से निजी क्षेत्रक, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में संगठनों को स्थानांतरित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ तीव्रता से बाजार के नियंत्रण के नाम पर अधिक से अधिक संख्या में विनियामकीय संस्थाएं, बाजार पर नियंत्रण के नाम पर अधिक से अधिक संख्या में विनियामकीय संस्थाएं गठित की जा रही। उदाहरण के लिए एयर इंडिया को टाटा एंड सन्स के मालिकाना हक में दे दिया गया है। मालिकाना हक में दे दिया गया है, किंतु मालिकाना हक में दे दिया गया है, किंतु नागरिक उड्डयन के स्तर पर दो नियामकीय संस्थान गठित कर दिए गए। नियामकीय संस्थान गठित कर लिए गए हैं जो 1950 से 70 के भारत की याद को ताजा करते हैं, जो 1950 से 70 के भारत की याद को ताजा करते हैं, जिसमें इंस्पेक्टर कोटा परमिट राज, लाइसेंसिंग, मात्रात्मक बंधन, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, और कई तरह के विनियम, कई तरह के मात्रात्मक बंधन और कई तरह के नियम विनियम बाजार के ऊपर लाद दिए जाते थे। अतः इससे पुनः राज्यवाद, अति राज्यवाद के विकसित होने का खतरा बना हुआ है, अतः तीव्र गति से